देखिए, ये एक्सपेरिमेंट 1.7 का है, एक्टिविटी नंबर 1.7, जिसमें वाटर को डिकम्पोज़ कराया जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है। और जब वाटर डिकम्पोज़ करता है तो दो गैसें बनती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो वाटर का जो हम डिकम्पोजिशन कराएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराएंगे। तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा दो गैसों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी केमिकल को तोड़ देना, डिकम्पोज करा देना। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, तोड़ देना, और इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ वी डिकम्पोज एनी केमिकल into its products, then the reaction is called electrolysis. So this experiment is related with electrolysis of water. तो यहाँ पे हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे और देखेंगे किस तरह से वाटर को तोड़ा जा सकता है दो गैसेस में। सबसे पहले हम आपको डायग्राम समझाते हैं क्या क्या हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या डिमॉन्स्ट्रेशन है इसमें। सबसे पहले एक प्लास्टिक का आपका मग है, लिखा हुआ है प्लास्टिक मग। इस प्लास्टिक मग में देखिए यहाँ पे ड्रिल किया गया है, दो जगह पे छेद कर दिया गया है और वहाँ पे लगा दिया गया है रबर स्टॉपर। तो ये जो रेड कलर के दिख रहा है रबर स्टॉपर है, ये लगा के जाम कर दिए गए हैं ताकि बाहर से अंदर कनेक्शन किया जा सके। इस रबर स्टॉपर के अंदर से जो है वायर को जो है अंदर की तरफ ले जाके कनेक्ट किया जा सकता है। अब इस रबर स्टॉपर पर देखिए ब्लैक कलर के दो रॉड लगे हुए हैं, ये कार्बन या ग्रेफाइट के रॉड होते हैं। इन दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड कहा गया है, इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं। एक्चुअली ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, उसकी शक्ल है, रूप है उसका। तो ये इलेक्ट्रोड जो दो लगे हुए हैं इनमें से एक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा। ज़रा देखिए राइट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड ब्लैक कलर का आपका दिख रहा है उसके लिए मैंने कैथोड नाम दिया है। हालांकि नाम यहाँ तार के नीचे लिखा हुआ है, तार के साथ लिखा हुआ है, वायर के साथ, क्योंकि ये वायर इसी से कनेक्ट है और यही वायर जो है कैथोड को बैटरी से कनेक्ट कराएगा, जोड़ेगा। तो ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है, क्योंकि इसको हम बैटरी के निगेटिव पोल से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो बैटरी ली गई है वो 6 वोल्ट की बैटरी है। दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड कह रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे दो इलेक्ट्रोड हो गए, कैथोड और एनोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हमने ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये टेस्ट ट्यूब है। तो एक टेस्ट ट्यूब ये है ग्रीन कलर की और दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है ये है। तो हमने क्या किया है कि कैथोड और एनोड पे इन्वर्टेड जो है टेस्ट ट्यूब लगा दिया है, यानी उल्टा करके टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिया है। इस तरह से टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिया गया है ताकि उसके अंदर वाटर भी रहे, पानी उसके अंदर भरा रहे। अब बीकर में देखिए ये वाटर भरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीचे लेवल दिखाई दे रहा है पूरा वाटर है। और वाटर यहाँ भी बीच में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी वाटर है। और ये जो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स हैं इनके किनारे, इनके पास भी वाटर है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो ग्रीन कलर की दिख रही है उसके अंदर भी वाटर के आप डॉट्स देख सकते हैं, रेड कलर के डॉट से दिखाया गया है वाटर को। तो ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मैंने बताया। कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं मैं भी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहली बात ये है कि प्योर वाटर, अगर आप प्योर वाटर लेते हैं कहीं से भी, अगर आप प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो प्योर वाटर से करंट फ्लो नहीं कर पाते। प्योर वाटर से जो है
करंट जो है कंडक्ट नहीं कर पाती है, इसलिए प्योर वाटर ख़राब मौसील होता है। अगर हमें वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, वाटर को जो है डिकम्पोज कराना है, तो प्योर वाटर हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम प्योर वाटर लेंगे तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगी और करंट का असर काम नहीं करेगा वाटर पे, जिससे वाटर का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए वाटर के साथ वाटर में जो है कुछ एसिड मिला दिया जाता है। सबसे कॉमन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जो H2SO4 यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम वाटर में कुछ बूंद ड्रॉप्स H2SO4 मिला देते हैं, जिससे वाटर जो होता है वो हो जाता है गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर हो जाता है, अच्छा मौसील हो जाता है। तब जो है हम चाहेंगे तो करंट जो है वाटर से फ्लो करा पाएंगे और वाटर का डिकम्पोजिशन हम करा लेंगे, तब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो पाएगी। तो यहाँ पे जो वाटर इस बीकर में लिया गया है, प्लास्टिक मग में जो लिया गया है, ये एक्चुअली एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड मीन्स एसिड मिला हुआ वाटर है। ये जो वाटर है ये आपका है एसिडिफाइड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एसिडिफाइड। अब हम क्या करेंगे कि अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ पे स्विच आपको दिख रही है, ये जो स्विच है इसको अभी तो ऑफ़ करके रखा हुआ है, सारा हम काम कर रहे थे, अब हम ऑन करेंगे इसको। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बैटरी काम करना शुरू करेगी, और जैसे ही बैटरी काम करना शुरू करेगी करंट जो है फ्लो करने लगेगा पानी में, क्योंकि इस पानी में दो कैथोड और एनोड डूबे हुए हैं, जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है उनके अंदर। तो तुरंत करंट फ्लो करेगी और वाटर जो है, ये जो पानी है वो करंट की जद में आ जाएगा, जिससे वाटर करंट की जद में आने से डिकम्पोज करता है, टूटता है और दो गैसें बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो पहले मैंने बताया। अब ज़रा यहाँ पे ऊपर देखिए, ये ज़रा देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए इस वाले टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो वाटर का लेवल ज़्यादा नीचे है, यानी हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे जमा हो रही है। हाइड्रोजन गैस पहली बात किससे बनेगी? कैथोड वाले चैम्बर में बनेगी। उसकी वजह होती है, वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, आप 11th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो कैथोड वाले चैम्बर में बनेगी, क्योंकि वो प्लस वाले से बनती है। चूँकि हाइड्रोजन प्लस से बनती है और कैथोड माइनस है, तो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन से काम होता है। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड चैम्बर में बनती है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, अच्छा दूसरी बात, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बनती है एनोड वाले चैम्बर में। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव से बनती है, नेगेटिव आयन से बनती है, और एनोड होता है पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव आयन से पॉजिटिव वाले के कॉम्बिनेशन से ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ऑक्सीजन गैस जो बनेगी वो बनेगी एनोड वाले चैम्बर में। एनोड यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ये चैम्बर एनोड का है, ये कैथोड का चैम्बर है। तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन गैस हमेशा जो है कैथोड पे बनती है और ऑक्सीजन गैस हमेशा कहाँ से बनती है? एनोड पे बनती है। अब दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है इस जो कैथोड चैम्बर में बन रही है, उसमें हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कुछ ज़्यादा है, और वो वाटर को थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस कर रही है, जबकि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कम है और वो वाटर को कम डिस्प्लेस कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन जो है ज़्यादा स्पेस ले रही है और ऑक्सीजन जो है कम स्पेस ले रही है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, रिएक्शन को आप समझ जाइएगा। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल H2O लिया गया है, और जब एक मॉलिक्यूल H2O डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके टूटता है, तो हाइड्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन गैस का हाफ मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 1 ही ऑक्सीजन है, क्योंकि 1/2 है, तो 2 से ये जो डिनोमिनेटर का 2 है, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ऑक्सीजन बच जाएगा। तो पूरा O2 मॉलिक्यूल जो अगर हम देखें O2, तो O2 कितना बन रहा है? O2 बन रहा है हाफ, क्योंकि हाफ अगर O2 रहेगा तो 1 O हो जाएगा, सिंगल O। तो कहने का मतलब ये है कि एक H2O के मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का बनता है, लेकिन ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल बनता है। इसलिए
हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर x होगा तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम हाफ x होगा, आधा वॉल्यूम होगा। इसीलिए हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, सपोज़ अगर x है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो जाएगा हाफ x। इसीलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा हमें दिख रहा है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम दिख रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन वाले गैस के चैम्बर में, कैथोड चैम्बर में वाटर का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो वाटर का हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन वाले चैम्बर में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में अलग अलग लेवल क्यों दिखाई पड़ते हैं। हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा नीचे दिखाई पड़ता है और ऑक्सीजन का लेवल कम नीचे दिखाई पड़ता है। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:1/2। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बन रहे हैं 1/2 के रेशियो में बन रहे हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो ये है आपका कंप्लीट जो है एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। ये है फिगर नंबर 1.6 एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आपसे अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो आप पूरा फिगर बनाइए और ये रिएक्शन करके दिखाइए। क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज ग्रेटर वॉल्यूम दैन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है ज़्यादा वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करती है, ऑक्सीजन क्यों करती है, तो आपको मैंने समझा दिया है। मैं आपको कंप्लीट नोट्स बना के दे दूँगा। तो ये आपका एक टॉपिक समाप्त हुआ और दूसरा टॉपिक मैं लेके अब आता हूँ। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक्टिविटी नंबर 1.6 आप देखिए, इसमें क्या है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट हम बात करते हैं। देखिए ये जो प्याली है ना, इस प्याली को बोलते हैं चाइना डिश। इसमें हमने येलो कलर का सिल्वर क्लोराइड रख दिया, AgCl रख दिया है। ये AgCl जो होता है ये होता है येलो कलर का, सॉरी गलती हो गई, AgCl जो होता है ये वाइट कलर का होता है। तो वाइट कलर का AgCl हमने चाइना डिश में रखा हुआ है। अब हम इस वाइट कलर के AgCl का एक्सपोज़र कराएंगे सनलाइट से। तो सनलाइट से जब एक्सपोजर कराते हैं, सूरज की रोशनी जब इस सफ़ेद कलर के सिल्वर क्लोराइड पे पड़ती है, तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के मौजूदगी में ना टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। तो कुछ देर के बाद हमें जो है वाइट कलर गायब होता हुआ दिखता है और ग्रे कलर दिखाई देने लगता है, सिलेटी कलर आता है। तो सिलेटी कलर क्यों आ जाता है? क्योंकि Ag बन जाता है, सिल्वर बन जाता है। तो जब भी हम AgCl को, जो कि वाइट कलर का है, उसे हम चाइना डिश में रख के सनलाइट से एक्सपोजर देंगे तो हमें ग्रे कलर दिखाई देगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाता है और डिकम्पोज करने से Ag बनता है, सिल्वर बनता है। और सिल्वर का जो कलर होता है, सिल्वर मेटल का, वो ग्रे कलर होता है। तो ये एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है AgCl का, वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन से, इसके पहले जो हमने वाटर के बारे में बताया वो था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और हम लास्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे हैं, वो लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका है AgCl का डिकम्पोजिशन Ag में और सिल्वर में। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा आपका रिएक्शन है ये वाला, ये जो रिएक्शन है आपका, यहाँ पे AgBr है, AgCl की जगह AgBr है, ये येलो कलर का होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये भी एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो सनलाइट में होता है। तो ये जो केमिकल AgBr है और ये जो रिएक्शन AgBr का है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, क्या है, ये थोड़ा कठिन है समझना, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है। तो यही वाला रिएक्शन यूज़ किया जाता है जहाँ पे AgBr का सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर में और ब्रोमीन में। अब देखिए यहाँ पे
एक बेहद इम्पोर्टेंट हिडन रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड का 2 ग्राम लिया गया है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का लिया गया है। इनके बीच जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मैं पीछे बता चुका हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब आपका टॉपिक एक छोटा सा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी जो है रिक्वायर करती है, ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल होते हैं। चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है ये कुछ दूसरा रिएक्शन है। ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैं पहले आपको बता दूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ज़रा आप देखिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कौन सा केमिकल यहाँ पे लिया गया है और क्या रिएक्शन हो रहा है। तो ज़रा देखिए आप, ये आपका है एक आप इसमें ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। इसमें जो है आप ले लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, 2 ग्राम लेना है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH बोलता है, 2 ग्राम यहाँ पे रखा गया है। और इसमें एक दूसरा केमिकल मिलाया गया है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा NH4Cl। ये सब 9th में फार्मूला लिखने का ढंग मैंने समझाया आपको। ये 1 ग्राम लेना है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब क्या कीजिए कि ये जो है, ये रिएक्शन कराने के लिए आप इसको किसी बर्तन, किसी चाइना डिश में ले लीजिए, प्याली में रख लीजिए और यहाँ थोड़ा पानी रख दीजिए। पानी पे जो बीकर को, इस बीकर को पानी पे रख दीजिए। अब इसको रिएक्शन कराने के लिए आपको इसको जो है ना स्टीरर से क्या करना है, स्टीरर लगा देना है। स्टीरर से जो है मिक्स करना है दोनों केमिकल्स को, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिक्स करना है। जब आप मिक्स करेंगे तो रिएक्शन होने लगेगा। और देखिए, सपोज़ ये थर्मामीटर है, एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर आता है, वो आप यहाँ पे अंदर उसका टेम्परेचर नापने के लिए अंदर लगाए रहिए थर्मामीटर को। तो थर्मामीटर में सपोज़ पहले टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस अगर दिखाता है रिएक्शन के पहले, तो इतना भयानक रिएक्शन होता है कि जब रिएक्शन थोड़ी देर हो जाता है तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, एकदम डाउन टेम्परेचर फॉल कर जाता है और फॉल करके -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो जैसे ही रिएक्शन होने लगेगा, आप जब इसको छुएंगे ना, इस बीकर को, तो काफ़ी ठंडा दिखाई देगा। इतना ठंडा होगा कि आप छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है जब ज़ीरो रहता है तो बहुत ठंडा हो जाता है वहाँ पे। और अगर टेम्परेचर -25 में चला जाए तो एक्सट्रीमली कूल कंडीशन हो जाएगी, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन हो जाएगी। इसको आपको छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे जो पानी रखा रहता है ना, वो जम जाएगा तुरंत। और जब आप इस बीकर को पकड़ के उठाएंगे तो ये पूरा एक साथ लेके जो है चाइना डिश को उठेगा, क्योंकि पानी जम चुका है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा वहाँ पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो एनर्जी जो है केमिकल बॉन्ड वगैरह में खप जाएगी और पूरा सिस्टम बहुत ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको ठंडेपन का एहसास होता है छूने पे, आपको कोल्डिश महसूस होता है, कूल महसूस होता है, तो आप समझ जाइए कि वो रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
और अगर किसी बीकर को छूने पर गर्माहट महसूस होती है, हॉटनेस फीलिंग आती है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो मैंने पहले आपको बताया है। तो आज का यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आप मेरे पर्सनल जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, और मैं आज से कोशिश करता हूँ कि नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूँ कि आजकल बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ रहे होंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे, क्योंकि खुद का नोट्स बनाने वाले ही कामयाब होते हैं। ये बहुत बड़ी जो है कामयाबी की जो है कुंजी है, बहुत बड़ा जो है ये एक फार्मूला है कि आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका नोट्स खुद बना लेते हैं। हालांकि मैं नोट्स बना चुका हूँ, मैं इसको सेंड कर दूँगा। थैंक्स वेरी मच।